this is Shikha and you are watching ePathshala. Today we are going to discuss about teaching methods part 2. हमने पहले डिस्कस किया हुआ है टीचिंग मेथड्स का पार्ट 1 और आज हम बचा हुआ पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमारी कुछ शिक्षण विधियां जो हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना था। तो सबसे पहली विधि है खेल विधि। तो हम सभी जानते हैं कि ये खेल विधि क्यों इम्पोर्टेंट है और किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो खेल विधि के जन्मदाता हम सबसे पहले जान लेते हैं कि इसको किसने शुरू किया था। तो फ्रॉबेल को यहाँ पर खेल विधि का जन्मदाता माना जाता है, यानी कि प्लेइंग मेथड की बच्चों को खेल के द्वारा सिखाना वही खेल विधि हो गई। लेकिन आधुनिक युग में मॉडर्न एज में हेनरी कॉल्डवेल कुक, यानी कि अगर खेल विधि का पूछेंगे किसने प्रबल समर्थन किया है तो वो हेनरी कॉल्डवेल कुक थे, जिन्होंने अपनी बुक में प्लेवे बुक में खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ाने के लिए बहुत प्रबल समर्थन दिया हुआ है। और अगर जन्मदाता की बात करें हम, अगर ये क्वेश्चन आता है कि खेल विधि के जन्मदाता कौन है, उसको किसने दिया सबसे पहले, तो फ्रॉबेल ने दिया। और इसके आधुनिक युग में अगर हम बात करेंगे तो हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है कि उन्होंने प्लेवे बुक में खेल विधि का डिस्क्रिप्शन जो है बहुत अधिक दिया है और प्रबल समर्थन भी किया है। तो अब हम जान लेते हैं इस विधि में क्या कहा गया है। तो जब छोटे बच्चे होते हैं, जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, उनको यदि हम खेल में सिखाएं तो वो किसी भी चीज को खेल की तरह लेते हैं, खेलने में इंटरेस्ट भी लेते हैं और फिर खेल के द्वारा वो आसानी से सीख भी जाते हैं। जैसे अगर हमें बच्चों को गिनतियां सिखानी है तो हम उनको बहुत सारी टॉयज दे दें और पूछें ये कितने टॉयज हैं, अब कितने हैं, अगर इसमें ये 4 हैं, इनमें से हम 2 टॉयज निकाल दें तब आपके पास कितने टॉयज बचेंगे। इस तरीके से खेल के द्वारा बच्चों को सिखाना ही क्या हो जाएगा, खेल विधि हो जाएगा। तो जब बच्चा इस प्रणाली के द्वारा शिक्षण में रुचि लेने लगता है तो वह उसके लिए शिक्षण ना रहकर एक खेल की तरह से सहज हो जाता है, यानी बच्चे के लिए बहुत ऐसा ज्यादा इजी हो जाता है। और खेल प्रवृत्ति जो है वो उत्तम ढंग से उपयोग करती है कि खेल द्वारा दी जाने वाली क्रियाओं से लाभप्रद शैक्षिक परिणाम प्राप्त होते हैं। यानी कि ये माना भी गया है विद्वानों के द्वारा कि अगर हम बच्चों को खेल विधि के द्वारा सिखाएंगे तो वो बहुत जल्दी सीख लेते हैं और उसके शैक्षिक परिणाम जो है वो बहुत ज्यादा लाभप्रद मिलते हैं। अब इसके कौन कौन से सिद्धांत हो सकते हैं, यानी किन किन के द्वारा ये विधि जो है हम करा सकते हैं। तो क्रिया द्वारा सीखने के सिद्धांत ये किस पर आधारित है, क्रिया द्वारा। यानी कि अगर हम बच्चों को खेल खिला रहे हैं तो उसमें बच्चा क्या है, क्रियाशील है, क्रिया कर रहा है, जिससे बच्चा सीख भी पा रहा है और उसका रुचि भी ले रहा है वो सीखने में और उसका खेल भी हो जा रहा है। स्वाभाविकता का सिद्धांत, खेल द्वारा शिक्षा की विधि स्वाभाविक है, यानी वो अपने स्वभाव में उनको पता है उन्हें खेलने के लिए कहा गया है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि उनको खेल के द्वारा सिखाया जा रहा है। तो उनकी आवश्यकता भी खेल है और उनकी रुचि भी खेल है, जिसके द्वारा हम उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखा सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, हम सभी जानते हैं कि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, उसकी रुचियां अलग होती हैं, उसकी आदतें, उसकी आवश्यकता, हर चीज उसका अलग अलग होता है। तो व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर ही हम अगर उसको खेल खिलाएं तो वो बच्चा सीखने में बहुत अधिक रुचि लेता है और उसकी आवश्यकताओं का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार के बच्चों को खेल खिलाए जाएं। नेक्स्ट है उदाहरण विधि। हम सभी उदाहरणों का प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चों को जब हम कोई बात सिखाते हैं तो उदाहरण का सहारा लेते हैं। छोटे बड़े चाहे जिन प्रकार के बच्चे हों, इवन बड़ी क्लासेस में भी हम बच्चों को उदाहरण के माध्यम से सिखाते हैं। तो इस विधि में क्या होता है, जो विद्यार्थी हैं उनके विचार को, उनकी कल्पना शक्ति को जागृत करने के लिए हम उनको तरह तरह के उदाहरण देते हैं, जिससे वो उदाहरण के थ्रू चीजों को आसानी से समझ पाए। अगर हमें बच्चों को किसी भी चीज से रिलेटेड उदाहरण देना है तो बहुत सारी वस्तु को, सामग्री को, प्रसंगों को अनुभव के द्वारा जो है हम उनको कठिन से कठिन चीज को सरल भाषा में उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। अच्छे और उत्तम कोटि के उदाहरण एवं कथनों को सजीव, सरल तथा ग्राह्य बनाकर विषय की क्लिष्टता को कम करने का प्रयास किया जाता है। यानी अगर कोई विषय बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा
डिफिकल्ट हो रहा है बच्चे के लिए, तो जब हम उनको अच्छे से एग्जाम्पल्स देते हैं, बहुत अच्छे अच्छे उत्तम कोटि के एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो वो किसी भी बात को, किसी भी चीज़ को बहुत सजीव भाषा में, बहुत सरल भाषा में और उसको ग्रहण कर पाते हैं। ऐसी भाषा में उनको हमें एग्जाम्पल्स देने होंगे। तो इस विधि से भी बहुत ज़्यादा लाभ होता है, चाहे वो छोटे बच्चे हों या फिर बहुत बड़े बच्चे हों। नेक्स्ट है समूह चर्चा विधि। समूह चर्चा विधि यानी कि समूह में आपस में किसी टॉपिक पर जब बच्चे चर्चा करके पढ़ते हैं, इसी को हम समूह चर्चा विधि कहते हैं। किसी एक विषय पर एक से अधिक लोगों द्वारा चिंतन और वार्तालाप करने को समूह चर्चा विधि कहते हैं। यानी कि बहुत सारे बच्चे जब आपस में डिस्कशन करके पढ़ते हैं किसी एक विषय के बारे में, उसी को हम समूह चर्चा विधि कहते हैं। इस विधि से शिक्षण करने में सुनने समझने का कौशल विकसित होता है। जब बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी सुनने की और समझने की शक्ति जो है वो और अधिक विकसित होगी, उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, आपस में जो है उनमें सद्भावना रहेगी, आपस में एक साथ तालमेल रखने की उनकी शक्ति बढ़ेगी। यह विधि प्रारंभिक कक्षाओं के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि छोटे बच्चों में समूह में रहने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उनको समूह में रहना बहुत पसंद होता है, तो समूह में रहकर ही हम उनको इतने अच्छे से सिखा सकते हैं कि उनको हम कोई टॉपिक दे देते हैं और वो समूह में रहकर उस पर चर्चा भी करेंगे और उनको इंटरेस्ट भी आएगा। इस विधि में शिक्षक शिक्षार्थी समान रूप से सहभागिता एवं सक्रिय रहते हैं। यानी कि बच्चे और टीचर दोनों ही सभी लोग जो है ग्रुप में रहकर आपस में सहभागिता सीखते हैं, सक्रिय रहते हैं और डिस्कशन करते हैं। कक्षा में अनुशासन बना रहता है और तर्क आदि मानसिक शक्तियों का बारंबार अभ्यास होता जाता है। यानी कि हम दूसरे के विचारों को सुनते हैं, अपनी बात रखते हैं, तो समूह में चर्चा होती रहती है जिससे हमारी मानसिक शक्तियों का विकास होता जाता है। इसके लाभ क्या क्या है? तो बालक इसमें क्रियाशील है, जब समूह में है तो वो भी अपना कुछ ना कुछ विचार देगा, अपने विचार प्रकट करेगा दूसरों के सामने। समूह में रहकर परस्पर सहयोग की भावना का विकास होगा, बालक उत्साहपूर्ण कार्य करते हैं और उनके अंदर, बालकों के अंदर अनुशासन में रहने की भावना जो है वो विकसित होती जाती है। नेक्स्ट है प्रयोगात्मक कार्य विधि। तो इसके बारे में हम सभी जानते हैं, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये साइंस जो पढ़ते हैं बच्चे, सबसे ज्यादा साइंस के लिए ये विधि जो है बहुत ज्यादा फेमस है कि बच्चों को कोई चीज हमें सिद्ध करना है, कोई चीज हमें वैज्ञानिकता के आधार पर उनको दिखाना है कि हाँ ये बात होती है, तो उनको हम प्रयोग करके दिखा सकते हैं। जैसे अगर आपको दिखाना है, मान लीजिए आपको वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया दिखानी है, या फिर आप जो है सामने जाकर उनको बच्चों को, या फिर केमिकल रिएक्शंस आपको दिखानी है तो आप लैब में जाकर बच्चों को ले जाएं, वहां पर आप सामने से दिखा सकते हैं। ये तो इस विधि में प्रयोग करके सिखाया जाए वह शिक्षण की प्रयोगात्मक विधि कहलाती है। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम प्रयोग करके बच्चों को सिखाते हैं उसी को प्रयोगात्मक विधि कहते हैं। और ये विधि जो है वो वैज्ञानिकता और तार्किकता पर आधारित होती है। प्रयोग द्वारा शिक्षण करने में छात्र सक्रिय एवं एकाग्र रहते हैं और स्वयं करके सीखने का अवसर होने से अधिगम स्थायी होता है। यानी बच्चे स्वयं प्रयोग कर रहे हैं प्रयोगशाला में, तो एक तो वो बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे और कंसंट्रेट रहेंगे और बहुत ज्यादा उनके अंदर सीखने की इच्छा उत्पन्न होगी कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। स्वयं करके देखेंगे तो उनको जो ज्ञान प्राप्त होगा वो अधिक समय तक स्थायी भी रहेगा, उनको अधिक समय तक याद रहेगा क्योंकि उन्होंने उसको स्वयं करके देखा है। छात्र की समझ में अध्ययन किया हुआ पाठ तभी अच्छी तरह आता है जबकि वह प्रयोगशाला में उसे क्रिया द्वारा देखता है और स्वयं उसका निष्कर्ष निकालता है। तो विज्ञान में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो प्रयोग करके अगर उसको प्रूव कर लेते हैं तभी उसका निष्कर्ष निकालते हैं और उन नियमों को, उन सिद्धांतों को जो है जिनको कक्षा में वो पढ़ रहा है उसको व्यवहारिक रूप से अपने प्रयोग करके वो स्वयं सीखता है। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। वाद विवाद विधि यानी कि किसी एक विषय पर जो है जब दो पक्ष होते हैं, एक पक्ष जो है वो उसके लाभ के बारे में बताए उस विषय के और दूसरा पक्ष जो है उसके हानि के बारे में बताए, तो इस तरह से वाद विवाद होता है किसी टॉपिक को लेकर और इसी विधि को हम वाद विवाद विधि कहते हैं। और इसे सबसे पहले हेरी ए ओवर स्ट्रीट ने दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसने दिया था? हेरी ए ओवर स्ट्रीट ने दिया था।
यह विधि भी क्रियाशीलता के सिद्धांत का पालन करती है, यानी जब बच्चों में आपस में दो पक्ष रखे गए हैं और दोनों पक्ष आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो उसमें बच्चे क्रियाशील हैं, शिक्षक और छात्र दोनों ही क्रियाशील हैं और अपने अपने विचार जो है सभी लोग प्रकट करते हैं। इस विधि से सीखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। नेक्स्ट है कार्यशाला विधि। तो कार्यशाला विधि, शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को सफल बनाने के लिए अनेक विधियों का प्रयोग करता है। कार्यशाला शब्द का प्रयोग अभियांत्रिकी के क्षेत्र में अधिक किया जाता है। जैसे आपने देखा सुना होगा, जो इंजीनियरिंग के छात्र होते हैं या जो आर्किटेक्चर के छात्र होते हैं, आर्किटेक्ट के, उनको जो है साइट पे ले जाकर दिखाया जाता है कि कैसे बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। इंजीनियरिंग वाले बच्चों को कार्यशाला में, यानी जहाँ काम होते हैं, जहाँ बड़ी बड़ी मशीन्स लगी हुई हैं, वहां ले जाया जाता है कि वो वर्कशॉप्स चलाई जाती हैं कि रेल वर्कशॉप, सड़क परिवहन, इन सब की कार्यशाला होती है। उन स्थानों पर बच्चों को जो है ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि कैसे काम हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, कैसे कार्य को संपन्न किया जा रहा है। तो बच्चे वहां जाते हैं, वो स्वयं सक्रिय होते हैं और व्यवहारिक क्रियाकलापों के अंतर्गत जो है वो अधिगम करते हैं, सीखते हैं देखकर। कार्यशाला का अर्थ, कार्यशाला वह प्रविधि है जिसमें छात्र वास्तविक रूप से सक्रिय रहकर कार्य करते हुए अपने व समूह के सदस्यों के अनुभवों के पारस्परिक आदान प्रदान के द्वारा किसी विषय की जानकारी प्राप्त करता है। यानी किसी भी विषय के बारे में वो कार्यशाला में जाते हैं, उसको वास्तविक रूप से खुद स्वयं करके देखते हैं और जो उनके समूह में जो भी अन्य सदस्य हैं उनके अनुभवों से बहुत कुछ सीखते हैं। और इस विधि से प्राप्त ज्ञान भी कैसा होगा, स्थायी होगा, विश्वसनीय होगा, व उपयोगी होगा, क्योंकि उन्होंने करके देखा है तो ऑफ कोर्स उनके लिए बिलीव करना आसान होगा और ज्ञान जो है उनका अधिक समय तक स्थायी भी रहेगा। नेक्स्ट है भ्रमण विधि। भ्रमण विधि क्या है? भ्रमण विधि का अर्थ जिसके माध्यम से छात्रों को कक्षा तथा स्कूल से बाहर अधिगम के लिए ले जाया जाता है। यानी भ्रमण विधि में क्या किया जाता है, बच्चों को स्कूल से बाहर, जैसे सोशल साइंस में हमें दिखाना है, बच्चों को पेड़ पौधे के बारे में पढ़ाना है या कूड़े कचरे से, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हमें कुछ पढ़ाना है, तो हम उनको कक्षा से बाहर ले जाएं, विद्यालय से बाहर ले जाएं, उनको प्रकृति में दिखाएं, जिससे कि वो जब देखेंगे, पर्यावरण के बारे में अधिकतर जो है जानकारी देनी है तो हम उन्हें उचित पर्यावरण में ले जाते हैं, उनको दिखाते हैं, तो वो और अधिक अच्छे से सीख पाते हैं। क्षेत्र भ्रमण होता है उनका, जिससे बच्चे आपस में जो है बातचीत करते हैं, पर्यावरण को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और प्रकृति के द्वारा जो है सीखते हैं। सबसे बड़ी भ्रमण विधि का यही उपयोगी भाग है कि बच्चे स्वयं जो है प्रकृति का अवलोकन करके सीखते हैं। यह सामाजिक अध्ययन विषय की एक उपयोगी विधि है। यह विधि निरीक्षण विधि का ही विस्तृत रूप है। निरीक्षण विधि यानी ऑब्जर्वेंस मेथड, ऑब्जर्व करेंगे बच्चे अवलोकन या निरीक्षण में, तो उसी का विस्तृत रूप जो है भ्रमण विधि को माना गया है। और इस विधि द्वारा छात्र भ्रमण करके ज्ञान प्राप्त करता है, यानी कक्षा के बाहर, विद्यालय के बाहर घूमकर, भ्रमण करके वो ज्ञान को प्राप्त करता है। अब इसके लाभ क्या क्या है? तो सीखना रुचिपूर्ण लगता है। बच्चे जब बाहर जाते हैं तो उनको लगता है हाँ वो किसी छोटी सी ट्रिप पे जा रहे हैं, वहां उनको कुछ नया सीखने को मिलेगा। छात्रों से सहयोग की भावना का विकास होता है। वो जब आपस में एक समूह में रहकर जा रहे हैं तो आपस में उनमें जो है सहयोग की भावना का विकास होगा। व्यू रचना में छात्र क्रियाशील रहते हैं, बच्चे जो है क्रियाशील होकर यह विधि से सीख पाते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का ज्ञान जो है उन्हें सहजता से हो जाता है। बहुत सारे, जैसे हम उन्हें किसी गांव में लेकर जाते हैं, वहाँ तरह तरह की संस्कृतियां होती हैं, बहुत तरह की चीजें वो लोग अवलोकित करते हैं, तरह तरह की कलाएं देखते हैं, तो उनको संस्कृति का ज्ञान जो है बहुत आसानी से प्राप्त हो जाता है। उनकी निरीक्षण शक्ति का विकास होता है, वो चीजों को ऑब्जर्व करना जो है बहुत अच्छे से सीखने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात, पर्यावरण के प्रति उनके अंदर रुचि उत्पन्न होती है कि वो देखेंगे हमारे पर्यावरण में इतनी सारी चीजें हैं और हमें इतना उनको इंटरेस्ट आएगा कि क्या क्या चीजें हैं पर्यावरण में, किस तरह से हो रही हैं। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। सुपर टेट में, डीलेट में इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, तो जो भी सेक्शन से रिलेटेड जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।